जय हिंद दोस्तों। चलिए एनसीईआरटी बेस्ड कुछ सामान्य विज्ञान के प्रश्न पढ़ते हैं जो आपके रेलवे के एग्जाम तथा यूपी पुलिस विज्ञान से संबंधित प्रश्न संबंधित हैं। पहला प्रश्न है, पौधे निम्न के द्वारा बीमारी प्रतिरोधी हो सकते हैं। मतलब पौधों में ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से किसके द्वारा बीमारी प्रतिरोधी होता है, बीमारी से बच सकते हैं, किसके द्वारा? पेस्टिसाइड के द्वारा, कि वायरस के द्वारा, कि कवक के द्वारा, कि जीवाणु के द्वारा? कवक के द्वारा, कि पेस्टिसाइड के द्वारा, कि वायरस के द्वारा, कि जीवाणु के द्वारा? तो पौधे बीमारी प्रतिरोधी हो सकते हैं बैक्टीरिया के द्वारा, क्योंकि बैक्टीरिया से बहुत से ऐसे रोगों से लड़ने वाले कुछ ऐसे दवाइयाँ बनाई जाती हैं जिससे पौधे प्रतिरोधी हो सकते हैं, इसलिए डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, ऊष्मा का मुख्य स्रोत क्या है? ऊष्मा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य प्रकाश है, कि बायोगैस है, कि विद्युत है, प्राकृतिक गैस है? तो ऊष्मा का या ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है सूर्य का प्रकाश, ए ऑप्शन सही हो। बायोगैस को गोबर गैस कहते हैं, प्राकृतिक गैस जैसे एलपीजी है, सीएनजी, ये प्राकृतिक गैसें होती हैं। अब विद्युत जो है ये आपको निर्मित की जाती है, कृत्रिम है। तो ऊष्मा का सबसे बड़ा स्रोत है सूर्य का प्रकाश। ध्वनि क्या है? साउंड क्या है? अगला प्रश्न है, ध्वनि क्या है? ऊर्जा है, कि ताप है, कि शक्ति है, कि प्रेरक तत्व है? तो ध्वनि एक ऊर्जा होती है। ध्वनि क्या होती है? एक ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न है, निम्न संतृप्त विलयन विशिष्ट तापमान पर होते हैं। संतृप्त विलयन विशिष्ट तापमान पर होते हैं, कैसे होते हैं? रंगहीन होते हैं, कि हरा होता है, कि लाल होता है, कि लाल और हरा दोनों होता है? तो विशिष्ट विलयन जो होते हैं, संतृप्त विशिष्ट विलयन, वो विशिष्ट तापमान पर एक निश्चित तापमान कैसे होते हैं? रंगहीन होते हैं, इसलिए ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध तत्व है। कौन सा तत्व शुद्ध है? ऑप्शन दिया हुआ है, कांच है, कि हीरा है, कि चूना है, कि इस्पात है? तो इसमें से शुद्ध तत्व पूछा गया है, तो हीरा जो होता है वो शुद्ध तत्व होता है, इसलिए बी ऑप्शन सही होता है। हीरा कार्बन का अपर रूप होता है जो प्योर रूप से कार्बन से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, अमोनिया गैस तैयार करने के लिए कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? अमोनिया बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्साइड, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन? तो अमोनिया गैस तैयार करने के लिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है, सी ऑप्शन सही है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है अमोनिया गैस तैयार करने के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सामान्य रूप से खाद्य योग्य स्पंज या मशरूम कहते हैं? खाने योग्य मशरूम कौन सा होता है? सारगैसम है, कि मार्चेला है, कि एगेरिकस है, कि इनमें से कोई नहीं? तो मशरूम में प्रोटीन होती है, जिसमें सी ऑप्शन सही होगा। एगेरिकस खाद्य योग्य मशरूम होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा मानव शरीर में त्वचा का आवश्यक कार्य नहीं है? स्किन का आवश्यक कार्य कौन सा नहीं है? 4 ऑप्शन में, शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करना, ये त्वचा का कार्य है। तो संवेदी अंग के रूप में कार्य करती है हमारी त्वचा। शरीर में तापमान को नियंत्रित करती है हमारी त्वचा। शरीर को आकार प्रदान करना, तो शरीर को आकार प्रदान करना ये त्वचा का काम नहीं है, ये स्केलेटन सिस्टम या बोन सिस्टम का काम होता है, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा, जो त्वचा का कार्य नहीं है। इसे स्केलेटन सिस्टम जो होता है शरीर को आकार या ढांचा प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, अल्टरनेटिंग करंट से डायरेक्ट करंट में परिवर्तित करने वाला डिवाइस कौन सा है? मतलब अल्टरनेटिंग करंट मतलब एसी करंट को डीसी में बदलने वाला कौन सा डिवाइस है? इन्वर्टर के द्वारा होता है ऐसा, कि रेक्टिफायर की वजह से, कि ट्रांसमीटर की वजह से, कि ट्रांसफार्मर की वजह से होता है? एसी से डीसी बदलता है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर के द्वारा एसी से डीसी करंट में बदला जा सकता है, तो डिवाइस का नाम है रेक्टिफायर, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, वो किरण बताइए जो पृथ्वी के बाहरी ओर से उत्पन्न हुई दिखाई पड़ती है। वो कौन सी किरण है जो पृथ्वी के बाहरी ओर से उत्पन्न हुई दिखाई पड़ती है? कास्मिक किरण है, कि पराबैंगनी किरण है, कि अल्फा किरण है, कि बीटा किरण है? तो पराबैंगनी किरणें जो होती है पृथ्वी की बाहरी ओर से उत्पन्न दिखाई देती है, ये सूर्य के प्रकाश से उत्पन्न होती है, इसलिए पराबैंगनी किरण होती है। कास्मिक किरण, अल्फा किरण और बीटा किरण ये पृथ्वी से ही उत्पन्न होते हैं। तो पराबैंगनी किरणें जो होती है पृथ्वी के बाहरी ओर से उत्पन्न होती हैं, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति उन वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है जो उसकी आंखों से 75 सेंटीमीटर से अधिक पास है। मतलब 75 सेंटीमीटर से अधिक पास कोई वस्तु है, उसे हम सामान्य आंखों से नहीं देख पाते हैं। इसका क्या कारण है? मतलब कौन सा रोग से ग्रसित है वो व्यक्ति, किस रोग से वो ग्रसित है व्यक्ति? 25 सेंटीमीटर से नीचे जो होता है, कम अगर कोई वस्तु है तो हम नहीं देख पाते हैं, तो इसका मतलब हमारी आँख में कौन सा रोग है? ऑप्शन दिया है, एस्टिगोमेटिज्म है, कि वर्णांगता है, कि मायोपिया है, कि हाइपरमेट्रोपिया है? तो इसे कहते हैं निकट दृष्टि दोष। मायोपिया को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो अगर हम निकट की वस्तु, नज़दीक की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाते हैं तो इसे हम मायोपिया कहते हैं।
क्या कहते हैं, मायोपिया कहते हैं। हाइपर मायोपिया को कहते हैं दूरदृष्टि दोष, इसे कहते हैं दूरदृष्टि दोष, और मायोपिया को कहते हैं निकट दृष्टि दोष। अगला प्रश्न है, एक लैंप में बत्ती पर तेल चढ़ता है। एक लैंप की जो बत्ती होती है उसमें तेल किसकी वजह से चढ़ता है? तेल वाष्पशील होता है, कि तेल बहुत हल्का होता है, कि पृष्ठ तनाव की घटना की वजह से, कि बत्ती से होकर तेल का विसरण प्रसार होता है? तो बत्ती के लैंप मतलब लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है पृष्ठ तनाव की वजह से। सी ऑप्शन सही होगा। पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन की वजह से बत्ती में तेल चढ़ता है। अगला प्रश्न है, इन सभी में से किसको फोटोसिंथेसिस नहीं होता है? किससे फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण क्रिया किसमें नहीं होता है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो होता है हरे पौधे में होता है। तो इसमें कौन सा पौधा हरा नहीं है? तो पौधा कि कवक है, कि जीवाणु है, कि विषाणु है? तो फोटोसिंथेसिस क्रिया जो होती है वो कवकों में नहीं होती है। कवकों में प्रकाश हरित लवक नहीं होता है, इसलिए कवकों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती है। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी कह लीजिए, और कुछ विषाणु भी होते हैं जो फोटोसिंथेसिस होते हैं, इसलिए कवक जो होता है इसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती है। अगला प्रश्न है, मायोसिस और माइटोसिस। मायोसिस और माइटोसिस, मियोसिस और माइटोसिस समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन, कोशिका का विभाजन जो होता है कि वह अवस्था जिसमें क्रोमोसोम केंद्रक में लंबे धागे जैसे दिखाई देता है। वो मतलब अर्धसूत्री विभाजन या समसूत्री विभाजन में कौन सा ऐसी अवस्था है जिसमें क्रोमोसोम या गुणसूत्र केंद्रक में लंबे धागे जैसे दिखाई देते हैं? तो प्रोफेज है, कि मेटाफेज है, कि एनाफेज है, कि टीलोफेज है? तो लंबे धागे जैसी संरचना दिखाई देने वाला इसमें प्रोफेज में होता है। प्रोफेज में लंबे धागे जैसी संरचना दिखाई देती है, प्रोफेज में। अगला प्रश्न है, विषाणु में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? विषाणु में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन दो तत्व होते हैं। वायरस में विषाणु में प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड होते हैं। न्यूक्लिक एसिड में डीएनए होगा या तो फिर आरएनए होगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बाइलो प्रोटीन, कि लाइको प्रोटीन है, कि प्राइमरी प्रोटीन है, कि सेकेंडरी प्रोटीन है? तो विषाणु में लाइको प्रोटीन होता है, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा, लाइको प्रोटीन होता है। अगला प्रश्न है, डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में गुणसूत्र होते हैं। डाउन सिंड्रोम से होता है एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, एक प्रकार का रोग है जिसमें से डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 45 हो जाती है। वैसे सामान्यतः मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़ी। तो डाउन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति होता है जिसमें एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है, जिससे 45 हो जाते हैं, इसलिए बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, अधिकतर एंजाइम नष्ट हो जाते हैं, मतलब किस ताप पर एंजाइम नष्ट हो जाते हैं? वैसे एंजाइम भोजन पचाने का काम करता है 40 डिग्री टेम्परेचर पर, कि 60 पर है, कि 0 पर है, कि 80 पर है? तो इसमें एंजाइम सामान्यतः जो है 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर नष्ट हो जाते हैं। एंजाइम 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर नष्ट हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, पीतल किस अवयवी घटकों द्वारा बनता है? पीतल एक मिश्र धातु है। पीतल एक मिश्र धातु है, किससे बनता है? कापर और जिंक से, कि कापर और टिन से, कि कापर और एल्युमिनियम से, कि कापर और निकेल से? तो पीतल बनाने के लिए कापर और टिन की आवश्यकता पड़ती है, बी ऑप्शन सही होगा, कापर और टिन। कापर और टिन की वजह से पीतल बनता है, मिश्र धातु है। अगला प्रश्न है, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा है? प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा है? गैलीलियो है, कि रोमर है, कि न्यूटन है, कि आइंस्टीन है? तो रोमर जो है सबसे पहले प्रकाश का वेग नापे हैं, सी ऑप्शन सही है, रोमर ने सबसे पहले प्रकाश का वेग मापे हैं। अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति चावल और दाल एवं दही खाता है, यदि कोई व्यक्ति चावल दाल और दही खाता है तो इसमें उनके शरीर में किसकी कमी हो जाती है? किसकी कमी हो जाती है? चावल, दाल और दही। दाल में प्रोटीन होता है, चावल में स्टार्च होता है, तो स्टार्च और प्रोटीन तो मिल गया उसे। दही में वसा होता है, तो विटामिन ए, दही, दाल और चावल में विटामिन ए नहीं होता है, इसलिए सी ऑप्शन सही, उसके शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाएगी। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल क्या है? वायुमंडल क्या है? वायुमंडल एक एटॉमिक नाइट्रोजन है, कि यौगिक है, कि मिश्रण है, कि इनमें से कोई नहीं? तो वायुमंडल में जो विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती है जिसमें नाइट्रोजन 78% होता है, तो वायुमंडल जब विभिन्न प्रकार की गैसें होती हैं और प्रदूषण भी होता है कुछ, तो इसलिए मिश्रण होता है। वायुमंडल क्या है? एक मिश्रण का उदाहरण है, इसलिए सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, बैटरी का धन ध्रुव होता है। बैटरी में प्लस और माइनस 2 होते हैं, एनोड होता है, कि कैथोड होता है, कि इलेक्ट्रोड होता है, इनमें से कोई नहीं। तो धन ध्रुव जो होता है उसे एनोड कहते हैं और माइनस वाले को कैथोड कहते हैं, तो इसलिए बी ऑप्शन सही होगा।
धन ध्रुव को एनोड कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इंटेल नाम है एक, इंटेल किसका नाम है? इंटेल एक पक्षी है कि वैज्ञानिक का नाम है, कंप्यूटर कंपनी है कि लड़ाकू विमान है? इंटेल एक कंप्यूटर की कंपनी है, इसलिए सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, स्कर्बिक एसिड उन सभी में से सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? स्कर्बिक एसिड को विटामिन सी कहते हैं। तो विटामिन सी सर्वाधिक आंवला में होता है। आम में, सेब में और संतरा में भी होता है, लेकिन सर्वाधिक पूछा है तो आंवला में विटामिन सी स्कर्बिक एसिड होता है। स्कर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न है, टिश्यू है एक, टिश्यू क्या है? ऊतक क्या है? पेपर का प्रकार है कि दवा है कि सामान्य कोशिकाओं का समूह है कि कपड़े की किस्म है? तो ऊतक कोशिकाओं के समूह कहते हैं, इसलिए सी ऑप्शन सही है। ऊतक कोशिकाओं के समूह को कहते हैं, इसलिए सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, एड्स फैलता है। एड्स एक रोग है जो वायरस की वजह से होता है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम कहते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, तो एक वायरस जनित रोग है, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा। किसकी वजह से होता है? वायरस के होता है। इसमें जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। क्या होता है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। जेनेटिक मटेरियल वायरस की वजह से होता है, वायरस युक्त लाल रक्त के देने से हो। अगला प्रश्न है, स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर काम करती है? तो हाइड्रोलिक ब्रेक बर्नौली प्रमेय है कि टोरेसिनियल प्रमेय है कि पास्कल नियम है कि आर्मडिज सिद्धांत है? तो हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है पास्कल सिद्धांत पर काम करता है, इसलिए सी ऑप्शन से होगा। पास्कल सिद्धांत पर हाइड्रोलिक ब्रेक काम करता है। अगला प्रश्न है, रिकेट्स है एक बीमारी। रिकेट्स एक बीमारी है, किससे संबंधित है? मांसपेशियों से संबंधित कि हड्डियों से संबंधित, खून की किससे संबंधित है कि टिश्यू ऊतिकाओं से संबंधित? रिकेट्स बीमारी बच्चों में होता है, यह हड्डियों से संबंधित बीमारी है, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक है? कौन सा पदार्थ पौधों के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट है? पौधों में दो प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, माइक्रो और मेगा। मेगा मतलब ज़्यादा मात्रा में, सूक्ष्म का मतलब कम मात्रा में। तो इसमें कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये तो पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, मतलब ज़्यादा मात्रा में माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं ये। और बोरान जो होता है ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है, सूक्ष्म पोषक तत्व, इसलिए डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस को उत्तल या अवतल लेंस की समतल लेंस की उत्तल लेंस? तो दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, डी ऑप्शन से होगा। कौन सा है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूरदृष्टि, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई ना देना। आज का आखिरी प्रश्न है, कोई जहाज जब एक नदी से समुद्र में पहुंचता है, जब कोई जहाज एक नदी से समुद्र में जाता है तो क्या होता है? नीचे की ओर गिरता जाता है कि इनमें से कोई परिवर्तन नहीं होता, कि वैसा ही स्तर बना रहता है कि ऊपर की ओर उठता है? तो पानी, नदी का पानी और समुद्र के पानी में अंतर होता है। नदी का पानी का घनत्व तो समुद्र के पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए जब नदी से कोई समुद्र की ओर जहाज जाता है तो वो ऊपर की ओर उड़ जाता है, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी। और अगर समुद्र से नदी की ओर आता है तो वो नीचे चला जाता है थोड़ा सा, क्योंकि नदी का पानी कम घनत्व का होता है, समुद्र का पानी अधिक घनत्व का होता है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि नदी से समुद्र की ओर जा रहा है, इसलिए ये इसका डी ऑप्शन सही होगा। आज बच्चों बस इतना ही क्वेश्चन आज इतना ही पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और ऐसे ही कंटेंट के लिए ये चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद।